Hi everyone, good evening to all of you. Welcome on Career Goals by रमा शर्मा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी ठीक चल रही होगी। तो आज हम लोग जो इस सेशन में करने वाले हैं यूनिट 2 जो हमने लास्ट अभी तक कवर करी है उसका एक जो लास्ट थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज़, गैर प्रत्यक्षवादी प्रणाली। ठीक है, इसमें मैंने आपको इंटरप्रेटिविस्ट करा दिया था और किस तरीके से इसका शुरुआत हुआ है वो करा दिया था। मैक्स वेबर के बारे में हमने बताया था, हमने आपको एंटनी गिडिंस के बारे में बताया था। इसके बाद हमने फिनोमिनोलॉजी शुरू कर दिया था और आज जो है हम फिनोमिनोलॉजी को ही कंप्लीट करके एथेनो मेथोडोलॉजी करेंगे। एथेनो मेथोडोलॉजी, ठीक है। और जो चौथा पार्ट था जिसका नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो ये जो है हम लोग करेंगे G.H. मीड वाला जो टॉपिक करेंगे थिंकर्स वाला उसके अंदर, क्योंकि G.H. मीड ने ही इसको ही वॉज नोन एज दी ही इज़ नोन एज दी फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो इसको हम तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिया था, इसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी और फिर इसको कवर करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे सेशन में, ज़्यादा लंबा सेशन होगा नहीं। दूसरी चीज़ जो है कि अगर अभी तक किसी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने भी अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो यूनिट 1 के नोट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट यूनिट 1 के नोट्स वो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, ठीक है। कंप्लीट यूनिट 1 के नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं ऑलरेडी। यूनिट 2 के नोट्स जैसे ही ये सेशन आपका ख़त्म होगा उसके बाद तुरंत बाद आपको यूनिट 2 के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे यूनिट 3 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। अच्छा, इसके लिए मैंने सोचा है कि इसको 2 सेशंस रखेंगे, थोड़े लंबे हो सकते हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 सेशंस के अंदर इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतना ज़्यादा अपने थिंकर्स वाले पोर्शन पे पहुँचेंगे। ऑलरेडी वी आर मतलब हमको ऑलरेडी टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम जो है इसको थोड़ा 1.5 घंटे 2 घंटे में करके, अच्छी यूनिट है, छोटी यूनिट है, ठीक है, उस सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कराऊँगी, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगे नहीं, और 2 सेशंस के अंदर इसको कवर कर देंगे। तो आप जो है कल और परसों लगातार बने रहिएगा, पूरी की पूरी आपकी एक यूनिट जो है 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये नोट्स हैं, आपको सारे के सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी इसमें मिलेंगे, और जो इस फॉर्म के नोट्स हैं जो मैंने टाइप करके यहाँ पे रखे हुए हैं ये सब भी आपको मिलेंगे। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। और प्लीज़ जो है मेरे को बार बार ये मत पूछो कि नोट्स कब डालोगे, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जैसे ही यूनिट ख़त्म होगी तभी आपको नोट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ देखो, वैसे ही तुमको सब कुछ फ्री में ही मिल रहा है। अगर मैं नोट्स पहले ही दे दूँ तो तुम आओगे? अपने आप से खुद पूछ के देखो, तुम सेशन देखोगे? नहीं देखोगे, सिंपल सी बात है। फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, मज़े लो बस, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक था नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच वाला, ये हमने कर लिया था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो अगर आप हार्लम्बस खोल के देखेंगे आपको यहाँ पर सिर्फ 2 थिंकर्स के, 2 सोशियोलॉजिस्ट के नाम मिलेंगे, एक है एडमंड, ठीक है, एक है एल्फ्रेड। लेकिन इससे भी पीछे की कहानी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो आपको हार्लम्बस के अंदर भी नहीं मिलेगी, चाहे तो आप खोल के देख लीजिएगा पेज नंबर। तो ये तो हमने नॉन पॉजिटिविज्म की शुरुआत कैसे हुई, उसके एक्सपोनेंट कौन थे, ठीक है, पायोनियर कौन थे, मैक्स वेबर थे, किस तरीके से शुरू हुआ वो हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। एक है इंटरप्रेटिविज़म, जो तो इन्होंने शुरू ही किया था, लेकिन उसके अलावा जो 3 हैं मैक्स वेबर वाले के अलावा, वो है फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी, एथनो मेथोडोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से लिखेंगे, आप पिछले वाला सेशन देखेंगे और वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज, जिसको NPM कहते हैं। NPM के फीचर्स मैंने आपको कराए हुए हैं, NPM का कंपैरिजन मैंने आपको कराया हुआ है PM के साथ में, पॉजिटिविस्ट के साथ में। इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है। एल्फ्रेड सुट्ज जो है, इनके बारे में हम ये अभी बाद में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग फिनोमिनोलॉजी की शुरुआत करते हैं। फिनोमिनोलॉजी में मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो आपके हार्लमस में दे रखा है एडमंड हर्शेल के बारे में और अल्फ्रेड शुट्ज़ के बारे में दे रखा है। अल्फ्रेड शुट्ज़ वाज दी स्टूडेंट ऑफ एडमंड हर्शेल, ठीक है। तो एडमंड हर्शेल ने सबसे पहले ये वैसे तो इंटरप्रेटिविज्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है फिनोमिनोलॉजी की स्थापना करना शुरू किया था। उसके बाद में इनका देहांत हो गया, तो अल्फ्रेड शुट्ज़ ने इस पूरे के पूरे स्कूल ऑफ थॉट को आगे लेके गए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। फिनोमिनल वर्ल्ड, ठीक है, फिनोमिनल वर्ल्ड जहाँ पे फिनोमिनोलॉजी क्या है, फिनोमिना मतलब कोई चीज़ कैसे हो रही है, घटनाक्रम। फिनोमिना घटना को बोलते हैं ना, घटना को, कोई फिनोमिना हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है इसकी लोगों को जानकारी बहुत कम थी, और जब इसकी जानकारी बहुत कम थी तो जब धीरे धीरे सोशियोलॉजी का विकास हुआ तो लोग घटना, कोई घटना कैसे हो रही है, उस घटना के पीछे के सारे कारक जितने भी हैं, जितने भी कारण हैं उस घटना के पीछे के सारे, ऑल द रीजंस दे वांटेड टू स्टडी ऑल द पॉसिबल रीजंस ऑफ एनी सर्टेन फिनोमिना। तो तब जाके जो है यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी ने क्या किया, दिस स्कूल ऑफ थॉट प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू सच सीकर्स जो फिनोमिना की स्टडी करना चाहते थे। अब फिनोमिनोलॉजी जो है ट्रीट करती है हमारी कॉन्शियसनेस को। अब कॉन्शियसनेस अगर यहाँ पर आ गई तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ ही गए कि ये साइंस के तो अपोजिट है, और अगर ये साइंस के अपोजिट है इसका मतलब ये पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के अपोजिट है, और पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के अपोजिट है दैट मीन्स कि ये नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है, इट इज़ वन ऑफ द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पर आप अपनी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं एज द गिवन डेटम अपॉन विच वी में बिल्ड अवर फाउंडेशंस, ऐसी कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर हम अपनी फाउंडेशंस रख सकें किस चीज़ की, नॉलेज को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ से ये शुरू हुआ था। लास्ट उसमें हमने डिस्कस भी किया था, जो ये फिनोमिनोलॉजी के आइडियाज़ हैं ये आगे चल के एथनो मेथोडोलॉजी का क्या करेंगे, उसको जन्म देंगे, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो एथनो मेथोडोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा, फिनोमिना की ही स्टडी करेंगे लेकिन विद एथिक्स, ठीक है, एथेनिसिटी के साथ में करेंगे। तो ये हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले एडमंड हर्शल से भी पहले एक व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको उसमें हार्लमस में तो मिलेगा नहीं, तो आप बाकी ये जो नितिन सिंघानिया वगैरह है इनमें तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो फ्रेंच ब्रैंटेनो का आपको नाम मिलेगा। फ्रेंच ब्रैंटेनो कौन थे, ये ऑस्ट्रियन फिलोसोफर्स का एक ग्रुप हुआ करता था 19th सेंचुरी के अंदर। ये ऑस्ट्रियन फिलोसोफर्स जो हैं ये जर्मन आइडियलिस्ट, अब जर्मन कौन है, मैक्स वेबर हैं, आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है, ठीक है। मैक्स वेबर जो है वो जर्मनी से थे, और ये जर्मन आइडियलिस्ट फिलॉसफीज़ को सपोर्ट करते थे, स्कूल ऑफ जर्मन सोशियोलॉजी। अब आपको ये भी पता होगा कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वर्ल्ड में पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उस टाइम पर जब यूरोप में इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ नहीं थी तो ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स और जर्मनी के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो साथ में ही काम करते थे। बट देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स जो कि जर्मन आइडियलिस्ट, लेट जर्मन आइडियलिस्ट जो थे उनकी फ़िलासफ़ी से डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, उनकी फ़िलासफ़ी को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दे रहे थे। ये जो ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स हैं दे वर अगेंस्ट एक्सेसिव एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें एक शब्द समझ में आता है, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना यानी कि आप समझ चुके होंगे कि इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी के एक्सेसिव एनालिसिस से ये क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, उसके विपरीत थे, उसके अगेंस्ट थे। इंस्टीड ऑफ लुकिंग, जहाँ पर मैक्स वेबर क्या कहते हैं इंटरप्रेटिविस्ट में, इंटरप्रेटिविज्म में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया कॉजल एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, कॉजल एनालिसिस होना चाहिए। तो इंस्टीड ऑफ लुकिंग, अब ये क्या करेंगे, ये उसके विपरीत बात करेंगे। इन्होंने कहा कि कॉज और इफेक्ट की ये जो थ्योरी के अलावा हमको कंसंट्रेट करना चाहिए किस पे, एक्सपीरियंसेस एज दे प्रेजेंट देमसेल्फ टू कॉन्शियसनेस। कॉजल इफेक्ट जो है, कॉज और इफेक्ट की जो थ्योरी है उसके अलावा हमें अपनी कॉन्शियसनेस से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
अपनी चेतना से, अपने माइंड से जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, विदाउट रिसोर्स टू थ्योरी, डिडक्शन, एजम्पशन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज नेचुरल साइंसेज। ऐसी कॉन्शियसनेस की हमें बात करनी चाहिए, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, उनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, जहाँ पर कोई थ्योरी नहीं हो, कोई थ्योरेटिकल डिडक्शन नहीं हो, रिडक्शन नहीं हो, कोई एजम्पशन नहीं हो, जैसे कि नेचुरल साइंसेस वगैरह में होता है। ठीक है, अब ये बात जब शुरू हुई ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स की, तो इसमें एक व्यक्ति थे फ्रेंस ब्रेंटेनो। ठीक है, ब्रेंटेनो नाम है इनका एक्चुअल में, यहाँ पे बेंटेनो लिखा हुआ है। ये पहले वो स्कॉलर थे जिन्होंने ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स के ग्रुप के अंदर, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, इस अप्रोच को डेवलप किया और उसको नाम दिया फिनोमिनोलॉजी, कि हमको कॉन्शियस फिनोमिना को स्टडी करना है। इनका क्लेम था कि सेंट्रल कंसर्न जो फिलॉसफी का है, फिलॉसफी का जो केंद्र बिंदु है, वो ये समझना है, वो नेचर समझना है, कोई घटना का नेचर क्या है। ठीक है, कोई किसी घटना में से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, कंटेंट ऑफ अवेयरनेस क्या है, ये सारी चीज़ें समझना है बिटवीन द मेंटल एंड द नॉन मेंटल, यानी कि बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। तो कोई भी घटना जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, सोशल एक्शन कहते हैं। तो सोशल एक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक वो सोशल एक्शन जो कि आप जानबूझ के अपने पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, दैट इज़ कॉन्शियस सोशल एक्शन। ठीक है, एक वो सोशल एक्शन जो आपसे अनजाने में हो रहा है, ठीक है, अनकॉन्शियस सोशल एक्शन। तो इन्होंने कहा कि जितना भी मेंटल और नॉन मेंटल के बीच की जो अवेयरनेस है, जो नेचर है इसको अंडरस्टैंड करने का, उसको इन्होंने फिनोमिनोलॉजी का नाम दिया और उसको इन्होंने डेवलप किया। इनकी एक बुक है साइकोलॉजी फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टैंड पॉइंट, वो इन्होंने दी। इन्होंने कहा इंटेंशनलिटी इज़ मार्क ऑफ द मेंटल। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ आप कॉन्शियसली यानी कि इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशनली कोई चीज़ आप जानबूझ के कर रहे हैं, पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, उसको इन्होंने नाम दिया मेंटल। ठीक है, और कोई चीज़ आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन मेंटल। ठीक है, यही था ना, मेंटल और नॉन मेंटल के बीच की पूरी स्टडी की इन्होंने। समझे कि नहीं समझे? वन एंड द सेम फिनोमिनल ऑब्जेक्ट कैन बी इंटेंडेड बाय मेंटल एक्ट्स ऑफ डिफरेंट मॉडलिटीज़ लाइक बिलीविंग, इमेजिनिंग एक्सेट्रा। मतलब कोई भी एक या कोई भी दूसरा, कोई भी तीसरा फिनोमिनल ऑब्जेक्ट, कोई भी आपकी घटना जो है मेंटल एक्ट्स के द्वारा अलग अलग तरीके से आप उसको मॉडल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को बिलीव कर सकते हैं, फिर अगर आप उस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर आप भगवान को बिलीव करते हैं, अगर आप गॉड को बिलीव करते हैं तो आप गॉड को इमेजिन भी कर सकते हैं। अगर आप गॉड को बिलीव ही नहीं करते तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? अगर आप ईश्वर को बिलीव करते हो, जैसे मान लीजिए आप लॉर्ड कृष्णा को बिलीव करते हो, उनके अंदर आपका विश्वास है, तो अब आप बचपन से लेके एकदम मतलब बड़े तक पूरा गीता ज्ञान महाभारत तक के लॉर्ड कृष्णा को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, इसी का मतलब है कि आप जो है मेंटल जो है, आप जो है कॉन्शियसनेस के साथ चीज़ें कर रहे हो। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। इन्हीं के डिसाइपल थे एडमंड हर्शल। ठीक है, और इनके डिसाइपल होंगे एल्फ्रेड स्ट्रोक्स। समझे कि नहीं समझे? तो शुरुआत करने वाले कौन थे? फ्रेंस ब्रेंटेनो। याद रखना इस चीज़ को कि फ्रेंस ब्रेंटेनो के जितने भी आइडियाज़ थे उनको एडमंड हर्शल ने जो है आगे लेके गए। फिर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस स्कूल ऑफ थॉट में और एक नई अप्रोच को, पूरी की पूरी नई अप्रोच को डेवलप किया। शुरुआत में ये जर्मन फिलोसफर ही थे, जर्मनी से ही थे। यहाँ पर जब नाजी जर्मनी का पूरा ये शुरू हुआ था तो ये लोग कहाँ चले गए थे? ये लोग अमेरिका चले गए थे। बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये लोग अमेरिका चले गए थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले एक टर्म फिनोमिनोलॉजी, इसीलिए इनको जो है काफ़ी ज़्यादा श्रेय मिलता है और यही कारण है कि इनका नाम जो है आपकी हरलम्बस वाली बुक में है। जबकि फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए मेंटल और नॉन मेंटल के बीच का। एडमंड ने उस चीज़ को नाम दे दिया, एडमंड ने उस चीज़ को फिनोमिनोलॉजी बोल दिया। लाइकवाइज जैसे कि आपको याद होगा कि आपके जो मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था कि अगस्त कॉम्टे ने
सबसे पहले ये जब शुरुआत के लोग थे, ये जो है सोशल साइंस उसकी बात कर रहे थे। सोशियोलॉजी तो नाम ही नहीं था। सोशियोलॉजी नाम जो है अगस्त कॉम्टे ने दिया था, और इसीलिए इनको जो है इन्होंने पॉजिटिविज्म का स्कूल ऑफ थॉट जो है बनाया, इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए आपको जो है एडमंड हर्शिल का नाम जो है हार्लम्बस के अंदर मिलेगा। तो इनकी बुक थी, बुक का नाम था अ जनरल। ये नाम बहुत याद रखना ज़रूरी है। आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कॉपी के अंदर, जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो, जैसे भी बना रहे हो, 3-4 पेज अलग से छोड़ दो, और 3-4 पेज छोड़ के उसमें 2-3 चीज़ें आपको करनी है। आपको ऐसे करके एक टेबल बनानी है, इधर आपको नाम लिखना है, इधर आपको स्कूल ऑफ थॉट लिखना है, और इधर उन लोगों की बुक्स के नाम लिखने हैं, या इधर बुक्स के नाम लिख लो, इधर स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं सोशियोलॉजी के ये थिंकर्स। तो ये टेबल बनानी है, उसको याद रखना है, ठीक है। जब तक लिखोगे नहीं 2-3 बार तब तक नहीं होएगा। तो इनकी बुक का नाम था जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। और इसमें इन्होंने पूरा का पूरा फिनोमिनोलॉजी की स्टडी वगैरह के बारे में बताया, ठीक है। कैसे जो है इमोशंस का रोल होता है कॉन्शियसनेस में, उसके बारे में बताया। इन्होंने बोला कि ओनली द एसेंस ऑफ कॉन्शियस स्ट्रक्चर, हमारा जो कॉन्शियस स्ट्रक्चर है उसका जितना भी एसेंस है, ठीक है, उसका जितना भी निचोड़ है, आर दी प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिनोमिनोलॉजी। कि फिनोमिनोलॉजी के अंदर बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना है, कॉन्शियस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो फिनोमिनोलॉजी इनके हिसाब से क्या है, फिनोमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि इनेबल करते हैं, दैट इनेबल्स कॉन्शियसनेस टू रेफर टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड इट। कि हमारी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है हमें आउटर ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए इनेबल करती है। ऐसी स्टडी को इन्होंने बोला क्या, फिनोमिनोलॉजी। ऐसी स्टडी के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसी स्टडी के लिए आपको रिफ्लेक्शन ऑन द कंटेंट ऑफ माइंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स। कि जो भी फिनोमेना की आप स्टडी कर रहे हो उसके अलावा सबको एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ माइंड आपको चाहिए, ठीक है। यानी कि माइंड का जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उनका रिफ्लेक्शन चाहिए। हशल कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। इस रिफ्लेक्शन को इन्होंने नाम दिया फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, याद रखिएगा। बिकॉज रिडक्शन क्यों बोला, रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना। बिकॉज द माइंड कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड नॉन एग्जिस्टेंस एज वेल एज द रियल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उन चीज़ों की तरफ भी आकर्षित होता है। एक तो जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो समझता ही समझता है, लेकिन वो चीज़ें जो एग्जिस्टेंस में नहीं हैं उनकी तरफ भी डायरेक्टेड होता है, उनकी तरफ भी जो है झुकाव उसका है माइंड का। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, माइंड जो है माइंड इमेजिन करता है ना, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब तो इमेजिन नहीं करती है, तो माइंड इमेजिन करता है। ऐसा नहीं है कि आंखें खोल के ही इमेजिन कर सकते हो, आंखें बंद करके भी इमेजिन कर सकते हो। तो हशेल ने नोट किया कि फिनोमिनोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस डज नॉट प्री सपोज दैट एनीथिंग एग्जिस्ट। कि फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पहले से ही मान लो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि रादर अमाउंट्स टू ब्रैकेटिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि पहले से ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती, कोई भी फिनोमिना है हाँ वो एग्जिस्ट करता है, उसकी जगह पे क्या करना है, उसको एग्जिस्टेंस के ब्रैकेट के अंदर डालना है, प्लस फिर उसके ऊपर सेटिंग असाइड द क्वेश्चन ऑफ द रियल एग्जिस्टेंस। यानी कि आपने क्या करना है कि पहले से ये प्री सपोज नहीं कर लेना है कि कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो हाँ हो ही रहा है। उसकी जगह आपको कोई भी एक्स फिनोमिना को आपको एक ब्रैकेट के अंदर डालना है, ब्रैकेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये ब्रैकेट ऑफ एग्जिस्टेंस अगर मैं इसको बोल दूं, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है कि अच्छा ये ब्रैकेट ऑफ एग्जिस्टेंस है किसी सर्टेन फिनोमिना का, तो क्या ये चीज़ रियल एग्जिस्टेंस में हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये फिनोमिनोलॉजी थी। तो आपको बेसिकली घटना को समझना है और घटना की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करनी है। हर्शल ने व्हाट हर्शल गैदर्ड, क्या जानकारियाँ इकट्ठी करी जब इन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़नी शुरू करी। तो कंटेंट ऑफ हिज माइंड के बारे में क्या जानकारियाँ इन्होंने इकट्ठी करी,
टूवर्ड्स सच एक्ट, जैसे कि रिमेंबरिंग। कंटेंट ऑफ माइंड क्या है, माइंड का क्या क्या काम है, माइंड का काम है रिमेंबर याद रखना, डिज़ायर करना आशा करना, उम्मीद करना, किसी चीज़ को चाहना, एंड परसीव करना, परसीव यानी कि किसी चीज़ को मान लेना। एंड द एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट क्या है, ये सब तो है ऑफ दीज एक्ट्स, इन सारी चीज़ों के एब्स्ट्रैक्ट कंटेक्स्ट, जैसे कि कंटेंट, जैसे कि आपने किसी चीज़ को बिलीव कर लिया तभी आप वो चीज़ आपको याद हो रही है या याद कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 + 2 4 होते हैं, है ना। बचपन में ये सबसे पहले तुमको याद करवाया गया था, फिर तुमने इस पे ए से 2 फिर ऐसे 2 किए, तो 1 1 2 1 3 1 4 फिर ये किया, समझे कि नहीं समझे। तो रिमेंबरिंग प्लस उनके लिए जो एब्स्ट्रैक्ट एक्ट हो रहे हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट एक्ट्स, जिसको इन्होंने कहा मीनिंग्स। कोई भी कंटेंट ऑफ माइंड है, माइंड के द्वारा की जाने वाली कोई भी चीज़ है, उसके पीछे के मीनिंग्स, ये मीनिंग्स एक एक्ट को, किसी घटना को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट अंडर अ सर्टेन आस्पेक्ट, किसी भी सर्टेन आस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, किसी भी सर्टेन आस्पेक्ट के अंदर किसी भी एक्ट को कैसे डायरेक्ट करना है, माइंड कैसे डायरेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब माइंड इंटेंशनली कोई चीज़ करेगा, माइंड अनइंटेंशनली कोई चीज़ करेगा, यहीं पर आपका निकल के आता है सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या उठता है कि जितने भी ये स्कॉलर्स थे क्या सारे के सारे फिनोमिनोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे थे, ठीक है, क्या सारे के सारे ये और जो यूज़ कर रहे थे क्या सब इसी तरीके से कर रहे थे जैसे एडमंड हर्शल ने कहा। तो फिनोमिनोलॉजिस्ट जितने भी थे वो तो भाई कर ही रहे थे। इनमें एक नाम आपको और दिखेगा आगे जो आपके हार्लम्बस में ये नाम भी नहीं है, दैट इज़ मार्टिन हेडिगर। मार्टिन हेडिगर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, गूगल पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। मार्टिन हेडिगर भी एक जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, और इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जब ये फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो इन्होंने भी ये फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर स्टडी करी। और इसके ऊपर स्टडी इन्होंने कैसे करी कि जितने भी मेटाफिजिकल गोल्स हैं, मेटाफिजिकल मतलब एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मेटाफिजिकल मतलब एब्स्ट्रैक्ट गोल्स जितने भी हैं उनको स्टडी किया। तो इन्होंने इन हेडिगर्स फुल फ्लेजेड एग्जिस्टेंटलिज्म, भाई फिनोमिनोलॉजी में क्या बात कर रहे हैं आप, किसी चीज़ के होने या ना होने की, एग्जिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट ऑफ माइंड के हिसाब से कोई चीज़ रियल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इन्होंने पूरा फुल फ्लेजेड एग्जिस्टेंटलिज्म जो है वो इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी। प्राइमरी टास्क ऑफ फिलॉसफी, इन्होंने कहा कि फिलॉसफी का, सिद्धांतवाद का सबसे पहला टास्क होता है किसी भी चीज़ को समझना, टू अंडरस्टैंड बीइंग इटसेल्फ, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उसको समझना, नॉट अबाउट द नॉलेज, कि आपको सारी नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी, बस धीरे धीरे समझना है। मैनी फील दैट, काफ़ी लोगों को लगता था कि हेडिगर्स की जो फिलॉसफी है ये सिर्फ एग्जिस्टेंस के नाम पर एक स्टेटमेंट है। किस चीज़ की एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एलिएनेटेड ह्यूमन काइंड, जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न मैन है वो चीज़ों से एलिएनेट हो रहा है, चीज़ों से उसका लगाव नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए ज़ारा के शोरूम में, और एक और एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल काफ़ी सटीक बैठता है इस चीज़ पे। शोरूम से आप जाके कपड़ा खरीद के लाते हो, लेकिन ये कपड़ा जहाँ जिस फैक्ट्री में बन रहा है, जिस फैक्ट्री में ये कपड़ा बन रहा है, जो इस कपड़े को बनाने वाला व्यक्ति है, क्या उसकी सैलरी इतनी है कि वो ज़ारा के कपड़े खुद अफोर्ड कर पाए? लेकिन वो बना रहा है। और अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बना रहा है लेकिन बनाने के बाद वो खुद उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यानी कि उस चीज़ से मतलब वो उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता अफोर्ड करने के बारे में, दैट इज़ एलिएनेशन। इसका दूसरा एग्जांपल है कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में चांदनी चौक में जाओ, चांदनी चौक में आपको एक से एक बेहतरीन लहंगे की शॉप्स मिलेंगी, ठीक है। आप देखेंगे कि वहाँ पे कारीगर बैठ के जो है लहंगे बना रहे हैं, लाखों के लहंगे बना रहे हैं, शेरवानी बना रहे हैं, लाखों की बना रहे हैं। क्या एक लाखों की चीज़ क्रिएट करने वाला व्यक्ति क्या उस चीज़ को खरीद सकता है? तो ये चीज़ यहाँ पर कार्ल मार्क्स भी बोलेंगे आगे चल के, ठीक है, कि वर्कर जो हैं अपने ही प्रोड्यूस किए हुई चीज़ से एलिएनेट हो रहे हैं।
तो और क्या उनकी सैलरी इतनी है कि वो खरीद भी पाएंगे? नहीं, वो उनकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होगी। 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा होगी अगर किसी कारीगर की होगी तो, ठीक है। तो ह्यूमन काइंड से भी एलिनेट हो रहे हैं लोग रादर देन एनी फिलोसफिकल प्रीपोजिशंस। हेडिगर को लगता था कि ट्रेडिशनल लर्निंग फोकसेस ऑन व्हाट इज़, वेयर एज मॉडर्न जो है वो इल्यूमिनेट कर देती है टू एग्जामिन द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज बाय ट्राइंग टू स्टडी व्हाट इज़ नॉट। तो व्हाट इज़ आपको ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल लर्निंग में आपको व्हाट इज़ सिखाया जाता है कि ये कोई चीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे चलते हैं तो आपके चारों तरफ बाउंड्रीज हो जाती हैं कि व्हाट इज़ नॉट, यानी कि जैसे व्हाट इज़ टू डू और व्हाट इज़ नॉट टू डू, ठीक है। ट्रेडिशनल आपको सिखाता है कि क्या करना चाहिए, मॉडर्न आपको सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जामिन कर देते हैं क्या है यहाँ पे हम बाउंड्री को, बाउंड्री ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं बाय ट्राइंग टू स्टडी व्हाट इज़ नॉट, कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, और जो नहीं कर सकते हैं उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो सब हम कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल स्टडीज़ में आता है, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो ट्रेडिशनल को बाउंड कर दिया है, उसके बाहर की चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत आप समझो, ठीक है। यहाँ इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है। हेडिगर और भी कई चीज़ें बताते हैं, जैसे कि इट वॉज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ नथिंगनेस दैट यू आर ट्रूली अवेयर ऑफ समथिंग। अगर आप एक्सपीरियंस करें नथिंगनेस को, नथिंगनेस दैट इज़ आप समझें कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया में कुछ भी नहीं है तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है, ठीक है, तभी यू विल ट्रूली अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि अरे यार मार्स पे तो जीवन ही नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ के जीवन की कदर होने लग जाएगी। मून पे तो जीवन ही नहीं है, भले ही तुम प्लॉट खरीद के डाल दो, ठीक है, वहाँ तुम्हें कोको कोला नहीं मिलेगी, रेड बुल नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स कि यही भाई अपने को पता चल जाएगा कि हाँ भाई अर्थ की कीमत क्या है। तो एक्सपीरियंस ऑफ नथिंगनेस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ट्रूली अवेयर नहीं हो सकते समथिंग से, ठीक है। तो समथिंग को जानने के लिए आपको नथिंगनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि पेड़ों से आपको क्या मिलता है वो आप तब तक वैल्यू नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं हो जाएगा कि यार पेड़ नहीं रहे तो क्या क्या हो सकता है। अगर दुनिया में पेड़ नहीं रहे तो जो चीज़ें घटनाएं जो हैं घटेंगी, विषम परिस्थितियां होंगी, उनके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको अवेयरनेस होगी समथिंग, यानी कि ट्रीज़ के बारे में। समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, ठीक है, इनके हिसाब से कहते हैं ये कि ट्रेडिशनल लॉजिक इज़ नो हेल्प, वो किसी काम के नहीं है, सिंस इट कंसीडर्स ऑल नेगेशन एज एमेनेटिंग फ्रॉम समथिंग पॉजिटिव। क्योंकि ट्रेडिशनल तो आपको बस ये बताता है ना कि व्हाट इज़, ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ से अलावा आपको व्हाट इज़ नॉट तो नहीं बताता, क्योंकि ट्रेडिशनल आपको हमेशा पॉजिटिव बताता है, व्हाट इज़ का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। नेगेशन यानी कि क्या चीज़ें आपसे छूट गई हैं, व्हाट इज़ नॉट, वो नहीं बताता है। तो हेडिगर ने प्रपोज किया कि वी मस्ट अबेंडन लॉजिक इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द कैरेक्टर ऑफ नथिंग एज द बैकग्राउंड आउट ऑफ विच एवरीथिंग इमर्जेस। तो इन्होंने कहा कि हमको भैया व्हाट इज़ नॉट भी जानना उतना ही ज़रूरी है। जब तक व्हाट इज़ नॉट नहीं जानेंगे तब तक हम नथिंगनेस को नहीं समझेंगे, और जब तक हम नथिंगनेस को नहीं समझेंगे तब तक हम समथिंग नहीं समझेंगे। इसका मतलब हमको व्हाट इज़ नॉट को भी समझना पड़ेगा, और कैरेक्टर ऑफ नथिंग जो है उसको जैसे ही हम समझ जाएंगे उसी से हमको समझ में आएगा कि कैसे कोई चीज़ इमर्ज हो रही है। तो केयरफुली यदि आप देखें तो वी बिगिन टू नोटिस द इम्पोर्टेंस एंड वाइटलिटी ऑफ आवर ओन मूड्स। इस सब के ऊपर नथिंग इज़ व्हाट प्रोड्यूसेस इन अस अ फीलिंग ऑफ ड्रेड। और ये जो डीप फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ड्रेड जिसको बोलते हैं, ये मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन क्लू है टू द नेचर एंड रियलिटी ऑफ नथिंग। तो ये ड्रेड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? हाँ भाई, ये ड्रेड का मतलब क्या है, बोलिए साहब। हाँ जी, ये जो फीलिंग ऑफ ड्रेड है, ड्रेड इसका मतलब होता है डर लगना। तो जब तक आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक आपको लाइफ की
जब तक आपको मौत से डर नहीं लगेगा, कुछ खो जाने से डर नहीं लगेगा, भूख से डर नहीं लगेगा, गरीबी से डर नहीं लगेगा, ठीक है, जब तक आपको असमर्थता से डर नहीं लगेगा, तो जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक आप जो है नेचर ऑफ रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे। और आपने काफ़ी मूवीज़ में भी सुना होगा कि ये जो मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, ये सब इनका जो है ये डर का खेल है। आपको जितना डराया जाएगा आप उतना ही इन सब की शरण में जाएंगे। तो मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन क्लू है क्या? फीलिंग ऑफ ड्रेड, ठीक है, टू द नेचर एंड रियलिटी ऑफ नथिंग, ये जानने के लिए। तो हेडेगर वॉज मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन ऑन्टोलॉजी, और जिसको हम एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। इन्होंने एग्जिस्टेंस के ऊपर स्टेटमेंट दिया। इनका मेन जो, अब इतना देखो, हर चाहे एक ही स्कूल ऑफ थॉट से 10 फिलोसफर हों, 10 सोशियोलॉजिस्ट हों, सबकी कुछ ना कुछ थ्योरीज होती हैं। तो आपको नाम लिखना है, स्कूल ऑफ थॉट लिखना है, उनकी बुक्स के नाम लिखने हैं, प्लस एक और कॉलम बना लेना जिसमें आप ये लिख सको कि इनकी मेन थ्योरी क्या थी, इन्होंने किस चीज़ की थ्योरी दी। तो हेडेगर वॉज मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन ऑन्टोलॉजी और एग्जिस्टेंस रादर देन एक्चुअली थ्योराइजिंग ऑन नॉलेज। इन्होंने फिनोमेनोलॉजी के अंदर नॉलेज की थ्योरी नहीं दी, इन्होंने एग्जिस्टेंस की थ्योरी दी, समझे। इसके बाद आएंगे एल्फ्रेड शुट्ज़। तो इसके बारे में आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा इन दी हार्लम्बस बुक। पेज नंबर मैंने क्लास में बता दिया था, 958 समथिंग पेज नंबर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, 953 है, 953 है पेज, चैप्टर नंबर 15 है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के नाम से है। आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको मिलेगा। तो एल्फ्रेड शुट्ज़ जो हैं फिनोमेनोलॉजिकल मूवमेंट में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। एल्फ्रेड शुट्ज़ ने एडप्ट किया फिनोमेनोलॉजी एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी, और इन्होंने इसको प्रमोट भी किया एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड सोशल लाइफ, कि एक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस का उसकी सोशल लाइफ पे क्या क्या असर पड़ता है, ये चीज़ें इन्होंने स्टडी करी। तो इनके वाले कॉलम में आप ये लिख सकते हो कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड सोशल लाइफ के ऊपर इन्होंने इसका रिलेशनशिप बताया एज एन अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर विद इन सोशियोलॉजी फिनोमेनोलॉजी जो है, इनके हिसाब से इन्होंने जो स्टडी करी, इन्होंने ये बताया कि फिनोमेनोलॉजी सीक्स टू रिवील हाउ ह्यूमन अवेयरनेस इज इम्प्लीकेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोशल एक्शन, कि किस तरीके से ह्यूमन एक्शन जो है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है सोशल एक्शन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, सोशल सिचुएशंस को जनरेट करती है एंड सोशल वर्ड हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इंसान अपनी अवेयरनेस से कैसे ये सारी चीज़ें करता है। एल्फ्रेड शुट्ज़ ने जो एडमंड हर्शल की जितनी भी थ्योरीज थी, हर्शल्स रादर डेंस राइटिंग जो है उनको डिस्लाइज किया, यानी कि जो हर्शल की एकदम डीप नॉलेज और डीप थ्योरीज थी उसको थोड़ा सा हल्के में और थोड़ा तोड़ के फ्रेगमेंट करके धीरे धीरे वो समझाया एज अ सोशियोलॉजिकली रिलीवेंट अप्रोच, क्योंकि ये लोग तो फिलोसफर्स की तरह काम कर रहे थे, सोशियोलॉजिस्ट की तरह काम किया एल्फ्रेड शुट्ज़ ने, ठीक है। तो शुट्ज़ सेट अबाउट डिस्क्राइबिंग हाउ सब्जेक्टिव मीनिंग्स गिव राइज, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में हम सब्जेक्टिवनेस पढ़ते हैं, सब्जेक्टिविटी पढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्टिव सोशल वर्ड के अलग अलग सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होना, जिसके अंदर आपके डेली डे टू डे एवरी लाइफ की एक्टिविटीज़, ठीक है, उनकी ड्यूरेशन, उनकी टेम्परेलिटी, ये सारी चीज़ें हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। इसके अंदर इट कंप्राइजेज अ कंटिन्यूटी दैट रिमेन्स थ्रू आउट द वेकिंग आवर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। इंडिविजुअल की लाइफ में जितना भी वेकिंग आवर्स मतलब जितने पूरी लाइफ के अंदर जितना वो जागता है, उसके अंदर कौन कौन सी घटना है जो कंटिन्यूस होती हैं और हर कोई किस तरीके से इन घटनाओं को अलग अलग तरीके से करता है, या ह्यूमन अवेयरनेस किस तरीके से इन घटनाओं को प्रोड्यूस करती हैं। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड शुट्ज़ ये कहते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज इंटेंशनैलिटी ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल प्रायोरिटीज़। तो हर इंडिविजुअल की क्या है, अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, और इंडिविजुअल उन प्रायोरिटीज़ को जो है जो आपकी प्रायोरिटाइज़ की हुई एक्टिविटीज़ हैं
उनको इंटेंशनली करते हैं, ऑब्वियसली उनको दिमाग से ही करते हैं, उनका मेंटल कॉन्शियसनेस जागृत है, तभी वो चीज़ें इंटेंशनली कर रहे हैं। जैसे कार चलाना, अपने डे टू डे लाइफ में ऑफिस जाना, खाना खाना, नहाना धोना, परिवार के साथ रहना, ठीक है, छुट्टियां मनाने जाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर होती हैं। और इंडिविजुअल इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। और इसी तरीके से सोशल एक्शन, सोशल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो ये थी आपकी एल्फ्रेड सुट्स की थ्योरी। एल्फ्रेड सुट्स को मेजर प्रोपोनेंट माना जाता है, मेन तो नहीं है या फर्स्ट तो नहीं है, लेकिन मेजर हैं काफ़ी। और फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन के इन्होंने इंटर सब्जेक्टिव वर्ड के बारे में बात करी, आप ये लिख सकते हैं, इन विच जहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, सोशल सिचुएशन, सोशल वर्ड क्रिएट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइपिफिकेशन। आप इनका जब नाम लिखेंगे इस टेबल के अंदर, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप थिंकर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर उसकी अगर कोई बुक है उस बुक का नाम लिखेंगे, यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर उस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर उसने क्या काम किया है ये आप लिखेंगे। तो ये बना लीजिए, 4-5 पेज लगेंगे इसमें, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइए। ये जो प्रोसेस ऑफ टाइपिफिकेशन है ये एल्फ्रेड शुट्ज़ ने दिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पीपल को इनेबल करता है टू फिक्स एंड डिफाइन वन अनदर, ठीक है, किस तरीके से एक दूसरे को जो है आप जान सकते हैं, एंड हैव अ शेयर्ड रोल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ थ्रू ऑल दिस प्रोसेस ऑफ टाइपिफिकेशन, जहाँ पर हर पर्सन जो है एक दूसरे पर्सन के लिए कोई टाइप, ठीक है, रखता है कि हाँ इसका ये काम है, इसका ये काम है। और इसी तरीके से ये टाइपिफिकेशन की वजह से आपका सोशल ऑर्डर स्टेबल और मीनिंगफुल रहता है। जैसे कि मम्मी का काम क्या है, पापा का काम क्या है, दादी का काम क्या है, दादा का काम क्या है, अगर आपके घर में ऐसे काम बटे हुए हैं, दैट इज़ टाइपिफिकेशन, ठीक है। और तभी ये जो है आपके फैमिली ऑर्डर या सोशल ऑर्डर समाज के अंदर तभी जो है आपका पॉसिबल है मेंटेन होना। स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि एवरीडे की जितनी भी दुनिया है जिसके अंदर लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों का ये जो इंटरेक्शन है ये सर्वोपरि है। दिस इंटरेक्शन इज़ दी पैरामाउंट रियलिटी, ठीक है। यही इंटरेक्शन जो है समाज को समाज बनाता है। अगर लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो समाज आपका समाज नहीं कहलाया जाएगा, फिर तो वो इंडिविजुअल और या फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएगा। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दैट मेक सोसाइटी पॉसिबल, ठीक है। यही इंटरेक्शन जो है सोसाइटी को पॉसिबल बनाता है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, जैसे कि ड्रीम्स के बारे में इन्होंने बताया, ड्रीम्स का क्या रियल्म है, रियल्म ऑफ साइंटिफिक थ्योराइजिंग क्या है ये भी इन्होंने बताया। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने और बताई जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड में। तो एल्फ्रेड शुट्ज़ के हिसाब से जो पैरामाउंट रियलिटी है, ठीक है, क्या है वो पीपल का ह्यूमन इंटरेक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल ऑफ अस हैव टू कम बैक टू इट, कि जो आपके एक्सपीरियंस हैं दुनिया के वो आप एज अ डायरेक्ट और एज अ रियल एक्टर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप पैसिव एक्टर की तरह जो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, मतलब लाइफ की जितनी भी घटनाएं उनको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो एल्फ्रेड शुट्ज़ ने यही बताया। सोशियोलॉजी जो है इनके हिसाब से क्या है कि सोशियोलॉजी, अगर आप इनकी डेफिनेशन देना चाहो, कि सोशियोलॉजी मस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस दी वर्ल्ड। सोशियोलॉजी का काम है कि लोग दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करना, उस चीज़ को समझना। एंड दिस मीन्स दैट कि सोशियोलॉजी मस्ट टेक पीपल्स डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन सीरियसली। इसीलिए कि लोगों का जो है आप डिस्क्रिप्शन और उनकी डेफिनेशन, उनके एक्सपीरियंसेस को आप सीरियसली लें। और अगर आप लोगों के डिस्क्रिप्शंस को सीरियसली लेते हैं, दैट मीन्स कि आप सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है एक्सपीरियंस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। भाई हो सकता है किसी को मनाली अच्छा लगा हो, किसी को शिमला अच्छा लगा हो सकता है किसी को नहीं अच्छा लगा हो, है ना। अब जैसे मैं गए थे न्यू ईयर पे, तो मैं गए थे 5 से 6 दिन के लिए, लेकिन क्या हुआ, मैं 2 दिन में ही वापस आ गए। तो मेरे को नहीं अच्छा लगा शिमला, क्योंकि न्यू ईयर पे भाई साहब इतनी भीड़ थी वहाँ पे। अब आप कहोगे मैम न्यू ईयर है, शिमला है, तो भीड़ तो होगी, लेकिन भैया अगर पार्किंग में भी तुम्हें 2 घंटे पार्क करने में लग जाए गाड़ी, तो तुम क्या ही घूमोगे, समझे कि नहीं। तो मिसमैनेजमेंट भी बहुत था और भीड़ तो थी ही थी। खैर, तो आप दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहे हो, दिल्ली में ही जो है आप रह लो, है ना, कम से कम पार्किंग तो मिलेगी। तो हर किसी का अपना अलग हो सकता है। अब तुम्हें शिमला अच्छा लग सकता है, मुझे नहीं लगा। तो ये क्या है, पीपल का डिस्क्रिप्शन जो है अगर आप सबका सीरियसली लेंगे तो सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्टिव हो जाएगी। अब बात करते हैं द लास्ट वन इज़ एथनोमेथोडोलॉजी।
जहाँ पर हम फिनोमिनोलॉजी के अंदर फिनोमिना की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम यहाँ पर एथेनोमेथोडोलॉजी की बात करेंगे। एथेनोमेथोडोलॉजी का सीधा सीधा लोग मतलब होता है पीपल्स मेथोडोलॉजी, ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है पीपल्स मेथोडोलॉजी, यानी कि वो मेथड जिनके द्वारा लोग जो हैं पूरे समाज की, जिस समाज में वो रह रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो टर्म है इसको आप तोड़ सकते हैं 3 पार्ट में, एथेनो मेथोडोलॉजी, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये जो टर्म है एथेनो, इसका मतलब क्या है? कोई एथनिक ग्रुप, कोई एथेनिसिटी, कोई एथनिक ग्रुप, यानी कि आपका कोई भी सोशल कल्चरल ग्रुप। तो किसी पर्टिकुलर समाज की आप स्टडी करोगे जिसमें आप रहते हो, ठीक है, या सोशियोलॉजिस्ट किसी एक ऐसे ग्रुप की, एक ऐसे समाज की स्टडी करेगा जिसमें लाइक माइंडेड पीपल रहते हैं, एक ही एथेनिसिटी के लोग रहते हैं, एक ही सोशो कल्चरल, एक से सेम कल्चरल ग्रुप के लोग रहते हैं, दैट मीन्स एथनो। दूसरा है मेथड। मेथड का मतलब क्या है? वो तरीके, वो टेक्निक्स, वो विधियाँ, वो मेथड्स, वो आपकी ट्रिक्स, वो आपके वेज टू स्टडी, ठीक है, दैट दिस ग्रुप यूजेस टू नेगोशिएट एवरीडेज लाइफ सिचुएशन। यानी कि ये जो सोशो कल्चरल ग्रुप है ये अपनी दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में, दिन प्रतिदिन की सिचुएशंस में उनको नेगोशिएट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए किन तरीक़ों का यूज़ करते हैं। एंड ओलॉजी का मतलब है उन्हीं तरीक़ों की स्टडी करना, विच रेफर्स टू द ऑर्डरली अकाउंट ऑफ दोज मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब क्या होगा? किसी भी सोशो कल्चरल ग्रुप के तौर तरीक़ों का अध्ययन करना, समझे। ओलॉजी का मतलब है अध्ययन करना, मेथड का मतलब है तौर तरीके, एथनो का मतलब है किसी भी सोशो कल्चरल ग्रुप का। तो किसी भी सोशो कल्चरल ग्रुप का, किसी भी एथनिसिटी के ऊपर कोई भी उनके तौर तरीके डे टू डे लाइफ के, उनको स्टडी करना, दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी इन दी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। इसके अंदर आपको वैसे प्रोसीजर मिलेंगे जिनके द्वारा आप सोशल ऑर्डर को डेवलप भी कर सकें। इट डिस्क्राइब, ऐसी स्ट्रेटजी मिलेंगी, ठीक है, इट डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज जो कि लोग यूज़ करते हैं अपने एक्चुअल सोशल सेटिंग्स में, ठीक है, दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी। अब सोशियोलॉजी के अंदर एथनोमेथोडोलॉजी एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा तरीका है जो कि फोकस करता है कि लोग किस तरीके से रहते हैं, लोग किस तरीके से सोचते हैं, रैशनल एक्टर हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ की, डे टू डे लाइफ की, एवरीडे लाइफ की चीज़ों को मेक सेंस करते हैं, उनसे क्या उनका मतलब है, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अपने लॉजिक्स को यूज़ करते हैं रादर देन दी फॉर्मल लॉजिक्स। अपने लॉजिक्स को कैसे यूज़ करने, जो दुनिया ने सेट लॉजिक्स बनाए हैं वो नहीं, अपने लॉजिक्स को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि भले ही किसी को पता ना हो कि सावन के महीने में बहुत सारे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बैक्टीरियाज ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। गांव के किसी व्यक्ति को पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि सावन में कड़ी नहीं खानी है क्योंकि वो मट्ठे से बनती है, सावन में दही नहीं खानी है क्योंकि वो उसके अंदर, तो उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्यों नहीं खानी, लेकिन उनको पता है कि कड़ी नहीं खानी है, मठा नहीं खाना है रखा हुआ, खट्टी दही नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, उनको ये पता है। उसके पीछे वो उनके क्या लॉजिक्स हैं, ये अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग हो सकते हैं, गांव के अलग हो सकते हैं, अर्बन्स के अलग हो सकते हैं। 70% लोगों को नहीं भी पता होते हैं, ठीक है। उनके पीछे का रीज़न क्या है, वो फॉर्मल लॉजिक हो जाएगा। फॉर्मल लॉजिक ये है कि भैया इस जो बरसात के मौसम में, सावन का नहीं, बरसात का ही मौसम, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर पूरी साल बरसात पड़ती है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ सावन में नहीं पूरी साल ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे मैवसरम जो है आपका, ठीक है, मेघालय का। तो कहने का मतलब है कि जिस टाइम पे जो ऐसा बारिश वाला सीज़न होता है, मानसून वाला सीज़न होता है, उसमें जो है बैक्टीरियल एक्टिविटीज़, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों में बैक्टीरियाज बहुत होते हैं, ठीक है। आपकी सब्जियों के अंदर कीड़े वगैरह जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा होते हैं, बैंगन के अंदर कीड़े बहुत होते हैं, पत्तेदार सब्जियों के अंदर बहुत होते हैं, तो इंसेक्ट्स वगैरह जो आपके, और ये जितनी भी बैक्टीरियल वो चीज़ें हैं, इसीलिए जो है ये चीज़ें नहीं खाते हैं। तो फॉर्मल लॉजिक को साइड में रख के जो भी लोगों की प्रैक्टिकल रीजनिंग होती है डे टू डे लाइफ में, एथनोमेथोडोलॉजी उसी की स्टडी का नाम है, ठीक है। ये सोशियोलॉजी की सबसे रीसेंट डेवलपमेंट है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी शुरुआत 1967 में
प्रॉपर तरीके से हैरोल्ड ग्रैफिंकल ने करी थी। हैरोल्ड ग्रैफिंकल की स्टडीज़ थी एथनोमेथोडोलॉजी की 1967 में। उसने इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया और ये अप्रोच बन गई पब्लिकली आइडेंटिफाइड अप्रोच। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर हम लोग बात करते हैं अटेंशन एंड क्रिटिसिज्म, दोनों ही चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी की। ये सोशियोलॉजी के अंदर बाकी चीज़ों का क्रिटिसिज्म भी देती है और बाकी अपना जो है पीपल्स वे ऑफ पीपल को जो है आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब भी करती है। एथनोमेथोडोलॉजी का जो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, दैट इम्पैक्ट हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम द रेडिकल नेचर ऑफ इट्स आइडियाज़। रेडिकल नेचर वो नेचर जो आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टनिज्म की तरफ जा रहा है, ना कि डिस्ट्रक्शन की तरफ। रेडिकल कंस्ट्रक्टनिज्म शायद मैंने आपको बताया भी था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने आपको लिखा भी था कहीं पे पिछली क्लास में। हाँ, रेडिकल कंस्ट्रक्टनिस्ट पर्सपेक्टिव फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी दोनों का ही है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिविज्म के जस्ट विपरीत हैं, लेकिन कुछ नया देते हैं जो कि एक्चुअल में दैट मेक सेंस। तो जो आइडियाज़ हैं एथनोमेथोडोलॉजी के, वो आइडियाज़ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के भी कुछ कुछ मिलते हैं। क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का मतलब जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसका मतलब ये है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति की हर तरीके के काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, हर व्यक्ति का काम करने का एक तरीका है, हर व्यक्ति अपने आप में एक सिंबल है, तभी जो है पूरा सोसाइटी चल रहा है। अदरवाइज़ अगर मान लो कि आपका जूते बनाने वाला या जूते सिलने वाला व्यक्ति अगर समाज में ना हो, हर कोई रिक्शा ही चला रहा है, तो जूते कौन सिलेगा, छाता कौन बेचेगा, हर कोई डीएम ही बन गया है, तो रिक्शा कौन चलाएगा, ऑटो कौन चलाएगा। इसका मतलब एक समाज को चलाने में, एक पूरे के पूरे सोशल सेटिंग के अंदर हर व्यक्ति के ज़रूरत है और हर व्यक्ति के काम की भी ज़रूरत है, और एक दूसरे के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। डीएम जितना जो है एक अर्बन या हाई क्लास सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, उतना ही डीएम की जवाबदेही एक रिक्शे वाले, एक जूता सिलने वाले, एक छाते वाले के लिए भी है। तो डीएम उनके लिए भी काम कर रहा है। छाते वाला अगर छाता बेच रहा है तो वो हर तरीके के दूसरे व्यक्ति के लिए छाता बेच रहा है। वो जूते सिलने वाले के लिए भी छाता बेच रहा है, वो डीएम के लिए भी छाता बेच रहा है, वो मेरे तुम्हारे लिए भी छाता बेच रहा है। इसी को कहते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जहाँ पर हर कोई जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है और हर किसी का अपना अपना एक काम है। एक इवन इन दी फैमिली ऑल्सो, पापा का अपना काम है, मम्मी का अपना काम है, दादा दादी के अपने रोल हैं इन दी फैमिली। ठीक है, आपका अपना काम है, आपकी वाइफ का, आपकी अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का, तो सबके अपने अपने रोल्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सबके अपने अपने कुछ सिंबॉलिक रोल्स हैं। दैट इज़ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर भी हम उसी तरीके की कुछ बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम वे ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, लोग कैसे सोशल सेटिंग्स के अंदर रह रहे हैं, उनके क्या तौर तरीके हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी जो है इंटरैक्शनिस्ट जो कंसर्न्स हैं उनको भी एक्सटेंड करती है, जैसे कि ब्लमर ने किया है, गॉफमैन ने किया है। ब्लमर एंड गॉफमैन एंड द फिनोमेनोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो कि हर्शेल और शुड्स के हैं, इन सब को भी एक्सटेंड करती है एथनोमेथोडोलॉजी। तो फिनोमेनोलॉजी और इंटरैक्शनिज्म दोनों को ही क्या है आगे और एक्सटेंड करती है। तो एथनोमेथोडोलॉजी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि हर सोशियो कल्चरल ग्रुप जो है अलग अलग होता है। हर एक के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अलग अलग स्टडीज़ करनी होंगी, तौर तरीके उनके अलग होंगे, तो आपकी स्टडीज़ भी बदल जाएंगी। तो एम क्या है इन एक्सपेरिमेंट्स का? इन एक्सपेरिमेंट्स का एम ये है कि टू शो दैट कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड सेट ऑफ प्री सपोजिशन, क्योंकि वो एक ही सोशियो कल्चरल ग्रुप के हैं, तो उनके अपने क्या होंगे, कुछ प्री सपोजिशन होंगे उनके समाज में, पहले से वो कुछ सपोज करके, पहले से जैसे गांव है तो उस गांव की कुछ परंपराएं होंगी। ठीक है, ये शो करती है दैट दे बिकेम फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दीज डिड नॉट ऑपरेट। जब आपके इन समाज की ये जो परंपराएं हैं, तौर तरीके हैं, जब ये नहीं चल पाते हैं, जब इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो पीपल बिकेम फ्रस्ट्रेटेड। द वर्ल्ड वॉज मेड अकाउंटेबल टू द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर जो है दुनिया इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, तो वर्ल्ड में वॉज मेड अकाउंटेबल, दुनिया की जिम्मेदारी है। जैसे कि आप देखेंगे ना, यहाँ पे कुछ तिब्बतन सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, कुछ तिब्बतन सोसाइटीज़ हैं,
मेरे घर के पास में ही है 2-3 तो। अब क्या होता है कि उनका अपना सोशियो कल्चरल ग्रुप है, उनका ग्रुप हम लोगों की तरह उनके तौर तरीके नहीं है। तो हो सकता है कि उस दरवाजे के बाहर, उस दरवाजे के जिसके अंदर उनकी पूरी सोसाइटी है, थोड़ा बहुत मार्केट भी है, उस दरवाजे के पार की दुनिया बिल्कुल अलग है, उस दरवाजे के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। बाहर के लोग, बाहर के तौर तरीके, हमारी भाषाएं वो बिल्कुल अलग हैं। इनकी भाषाएं, इनके तौर तरीके, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका पहनना ओढ़ना, ये सब अलग है। और अगर ये आप इन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो क्या है, दुनिया इन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है। अगर कोई एथनिसिटी जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, या कोई एथनिसिटी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है सोसाइटी के अंदर, तो वर्ल्ड इज अकाउंटेबल। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स ये भी शो करते हैं कि पीपल ऑपरेटेड विद डिफरेंट रैशनैलिटीज़, लोगों का अपना अपना दिमाग अलग अलग होता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं नोशन ऑफ मल्टीपल रैशनैलिटीज़। नोशन ऑफ मल्टीपल रैशनैलिटीज़ का मतलब है कि एक ही घर में रहने के बाद हो सकता है कि घर के सारे लोग एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके से सोचें एंड उनके अंदर कोई भी गलत भी ना हो। लाइकवाइज इन सोसाइटी में किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी एक घटना के ऊपर, किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर पीपल रिएक्ट्स डिफरेंटली। ये एथनोमेथोडोलॉजी, और यही लोगों का रिएक्ट करने का तरीका, लोगों का ये सारी चीज़ें, एक तौर तरीके जो हैं, यही एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आप हैरोल्ड ग्रैफिंकल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी से क्वेश्चन भर के आते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2। अदरवाइज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। पीपल्स मेथोडोलॉजी है ये। एथनोमेथोडोलॉजी को आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंडिजीनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स। इंडिजीनियस मतलब कि जिस ग्रुप के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसी ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स क्या है। और क्यों इंडिजीनियस? क्योंकि हैरोल्ड ग्रैफिंकल ने इसको ओरिजिनेट किया था 1917 में, और हार्वे शैक्स थे, उन्होंने भी 1935 से 1975 के पीछे अंदर इसी के ऊपर रिसर्च करी। और दोनों ही जो है क्रिटिक किए थे किसके? फिनोमेनोलॉजी के। इन दोनों ने ही क्या है, यूएस सोशियोलॉजी के, अमेरिकन सोशियोलॉजी के अंदर थे ये। और स्पेशली यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है टैलकट पर्सन को, और टैलकट पर्सन की थ्योरीज़ को, प्लस एम्प्रेसिस्ट मेथोडोलॉजी को। तो इंडिजीनियस मेथड्स की इन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा है कि हर ग्रुप के अपने अलग मेथड्स होते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी जो है एक फ्रैक्शनल डेरिवेटिव है ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है ना, एक्स है, अगर एक्स को आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा? डेरिवेशन के साथ साथ क्या होता है? ये इंटीग्रेशन होता है। और डेरिवेटिव का मतलब होता है dx अपॉन dt। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है कि फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी का ही छोटा हिस्सा आप कह सकते हो इसको, जिसके अंदर प्रोफाउंड पेडिग्री इन क्लासिकल सोशियोलॉजी थ्योरी। पेडिग्री वो कुत्तों वाला खाना नहीं है। प्रोफाउंड पेडिग्री इन क्लासिकल सोशल थ्योरी, सोशल थ्योरीज़ की, क्लासिकल थ्योरीज़ की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स की। हर सोशल कल्चरल ग्रुप के अंदर की जो भाषाएं हैं उनके ऊपर के अध्ययन की। समझे कि नहीं समझे? तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप की भाषाओं की बात कर रहे हैं। सो एथनोमेथोडोलॉजी इज़ द विविड स्टडी ऑफ रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि मेथड्स, जिसके द्वारा द सोशली एम्बेडेड एक्टर्स प्रोवाइड मीनिंग एंड रैशनैलिटी टू देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर। जिसके अंदर सोशली एम्बेडेड एक्टर्स यानी कि सोशियोलॉजिस्ट, वो किसी व्यक्ति के एक्ट्स का, सोशल एक्शंस का मीनिंग बता सकें, उसके पीछे की रैशनैलिटी बता सकें, ठीक है, अपना भी बता सकें और दूसरों के बिहेवियर का भी बता सकें, ठीक है। तो दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी। पढ़ लीजिएगा इसको। इट इज़ कॉम्प्रिहेंडेड द वे जूअर्स नो हाउ टू एक्ट एज जूअर्स, ठीक है। जूअर्स बोलते हैं उस व्यक्ति को जो ज्यूरी के अंदर होता है। ज्यूरी के अंदर यानी कि आपने वो देखी थी रुस्तम मूवी, उसमें लास्ट में ज्यूरी बिठाते हैं, 7-8 लोगों की ज्यूरी होती है। तो ज्यूरी में अगर 7 लोग बैठे हुए हैं तो 7 लोगों को पता है कि उनको कैसे एक्ट करना है एज अ जूरर। ज़रूरी नहीं है, और 7 लोगों में ज़रूरी नहीं है कि 7 का फैसला सेम हो सकता है 6-1 का फैसला आ जाए, मतलब 6 लोग सपोर्ट में, एक अगेंस्ट में, 5-2 का आ जाए, 4-3 का आ जाए, ठीक है। तो वो भी तो अपना एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं ना। यही है जहाँ पे लोग जो हैं सब्जेक्टिविटी पे दिखाते हैं।
ज्यूरी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि पूरा केस सुनने के बाद में सबके सामने सेम फैक्ट है, सबके सामने सेम जो है कल्प्रिट है, सबके सामने सेम वकील हैं, लेकिन हो सकता है कि सबके फैसले अलग अलग हों। ठीक है, तो ज्यूरर्स का जो एक्शन है जिसको आप समझने की जब कोशिश करेंगे, गारफिंकल ने यही किया। तो गारफिंकल कॉइंड द टर्म एथनोमेथोडोलॉजी एज अ मैनर टू एक्सप्लेन हाउ पीपल यूज डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी दे लिव इन। जिस तरीके से एक ज्यूरर जो है किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स का, मतलब आप ये देखिए कि एक ज्यूरी है पूरी, उस ज्यूरी के अंदर हर व्यक्ति को ज्यूरर बोलते हैं। ज्यूरी इज दी दैट क्या बोलते हैं उसको, आपका ज्यूरी इज दी बहुवचन में क्या बोलते हैं यार उसको, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। तो एक व्यक्ति को ज्यूरर बोलते हैं, और ज्यूरर जो है अलग अलग तरीके से, हर ज्यूरर अलग तरीके से क्या कर सकता है, मुद्दे को समझ सकता है, उस पर डिफरेंट एक्शन ले सकता है। तो इन्होंने यही कहा कि इसी प्रकार एथनोमेथोडोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हाउ पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड, लोग कैसे कैसे अलग मेथड यूज़ करते हैं जिस समाज में वो रह रहे हैं उस समाज को समझने के लिए। तो गारफिंकल ने ये भी नोटिस किया अपनी पूरी की पूरी स्टडीज़ में कि ये जो मेथड लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो मेथड लोग यूज़ कर रहे हैं अपने समाज को समझने के लिए, द सोसाइटी दे लिव इन, ये मेथड बहुत ज़्यादा रूटेड है उनके नेचुरल एटीट्यूड से। These methods are very much rooted in people's natural attitude। ये मेथड जो हैं लोगों के नेचुरल एटीट्यूड के अंदर जो है एकदम ऐसे समा गए हैं। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो भी व्यक्ति होगा जो मतलब पैट्रियार्की का शिकार होगा, शिकार मतलब जो भी पैट्रियार्की प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके नेचुरल एटीट्यूड में आ जाती है। खाते पीते सोते जगते उसकी हर एक चीज़ में, हर एक एक्शन में आप पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति देख सकते हैं। इसी तरीके से लाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर सेम वे में एथनोमेथोडोलॉजी भी प्रोवाइड करती है ब्रॉड थ्योरिक स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के सोशल वर्ड को। क्यों? क्योंकि हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, तो बहुत सारी थ्योरी यहाँ पर हो सकती है। बट अगेन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की तरह ये फोर्स नहीं करती, इट डज नॉट हैविंग फोरटेलिंग स्कीम्स। फोरटेलिंग स्कीम्स का मतलब इसके अंदर भविष्यवाणी करने का वो नहीं है। ठीक है, पहले से ही बता दें कि अच्छा कोई समाज कैसे चल रहा होगा। मैक्रो लेवल थ्योरीज ये नहीं देते हैं, ये देते हैं माइक्रो लेवल थ्योरीज, एकदम छोटा छोटा इंडिविजुअल के ऊपर भी स्टडी करके। जबकि पॉजिटिविज्म कैसा देता है, पॉजिटिविज्म ऊपर जनरल थ्योरीज देता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो। नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर एथनोमेथोडोलॉजी आती है, दैट इज माइक्रो। और इसकी जो अप्रोचेज हैं, ठीक है, ये अप्रोच करता है इंटरेक्शनिज्म इन द डिफरेंट मैनर, और ये डिफरेंट मैनर जो हैं इट सीक्स टू फॉर्म एन एग्जैक्टिंग साइंस आउट ऑफ स्मॉल स्केल डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स जो माइक्रो दे सकता है। दैट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वुड टेंड टू व्यू एज लेस सिग्निफिकेंट। तो ये जो लास्ट की दो लाइन है ना बेटा, वो आपको अंतर बताती हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी एक लाइन आपको वो बताती है कि लाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एथनोमेथोडोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की, और क्या डिफरेंसेस हैं। ये वाली लाइन आपको डिफरेंस बताती है। एथनोमेथोडोलॉजी में आपको स्मॉल स्केल डिटेलिंग मिलेगी, जबकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में स्मॉल स्केल डिटेलिंग को लेस सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो ये अंतर है इनका। तो कल को कोई पूछ ले तो भैया लिख के आ जाना। अब ये पढ़ लीजिएगा, गारफिंकल की काफ़ी सारी बातें हैं, अगर इसके बाद भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गारफिंकल ने अंततः पॉइंट आउट किया है कि जितनी भी एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च हैं वो हमको यही बताती हैं कि सोसाइटी किस तरीके से बिहेव कर रही है इफ़ देयर वर नो अदर वे टू डू सो। ठीक है, अगर मान लो जंगल में आग लग गई और आग बुझाने का कोई भी तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, तो वो कैसे बुझा रहे हैं? वो एक तरीका चूज़ करना, मतलब 10 तरीके उनमें से एक ही चूज़ करना है, तो वो कौन सा चूज़ करेंगे? ठीक है, देयर वर नो अदर वे टू डू सो। ऐसे जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, उस दूसरे रास्ते ना होने पर सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी, ठीक है, किस तरीके से बिहेव करेगी, यही एथनोमेथोडोलॉजी हमें सिखाती है। तो यूजुअली पीपल गो अलॉन्ग विद व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। यूजुअली लोग वही मतलब करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स का पालन करते हैं, समाज के नॉर्म्स का, बिकम्स एविडेंट व्हेन दे आर वायलेटेड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्म्स ओनली बिकम्स एविडेंट व्हेन दे आर वायलेटेड। यूजुअली लोग वही करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन
जब वो नहीं करते वो चीज़ें जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, ठीक है, जब वो उन चीज़ों को वायलेट करते हैं तब समाज के अंदर नॉर्म्स बनाए जाते हैं। अगर समाज के अंदर नॉर्म्स नहीं हो तो क्या लोगों से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या लोग वो करेंगे? तो भाई ये सब पहले करते थे, ठीक है, क्लासिकल सोसाइटीज़ में आज भी करते होंगे। लेकिन अगर आप देखो कि अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, ट्रैफिक नॉर्म्स ना हो, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स ना हो, तो क्या करेंगे? क्या हमसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है हम वो करेंगे? क्या हम जो है ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे? अगर आपकी ट्रैफिक लाइट ना हो तो क्या आप गोल चक्कर पे किसी दूसरी लाइन को, दूसरी साइड से आने वाले व्यक्ति को निकलने दोगे? है ना, आप वायलेट करोगे। और जब आप वायलेट करते हैं तभी जो है फिर सरकार या सिस्टम या स्टेट क्या करती है, नॉर्म्स लगाती है, सोसाइटी नॉर्म्स तभी लगाती है। समझे कि नहीं समझे? तो एथनो मेथोडोलॉजी के अंदर हम इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का इतना ही है बस, ये यूनिट आपकी पूरी ख़त्म हो चुकी है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हम पढ़ेंगे जब हम करेंगे कवर GH मीड, तो ये हम थिंकर्स वाली यूनिट में करेंगे। थिंकर्स में सबसे पहले आपको मैक्स वेबर, डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आपको ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ाऊँगा, GH मीड पढ़ाऊँगा, ठीक है। रॉबर्ट के मर्टन पढ़ेंगे हम, इससे हर साल सवाल आते हैं मर्टन की थ्योरी से, ठीक है। तो एक एक करके कवर करेंगे इनमें। इस यूनिट में समय काफ़ी लगेगा, तो ये यूनिट मतलब हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो अब जो अगली यूनिट है वो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये हम उसके अंदर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, 2 सेशंस के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो आपका जो टाइम बीच में क्लासेस नहीं हुई हैं या जो टाइम ज़्यादा लगा है वो कवर अप हो जाएगा। और थिंकर्स वाली यूनिट अच्छे से करनी है हमको। उसके अलावा जो आगे आने वाली यूनिट्स हैं उनके लिए भी मैं थोड़े लंबे लंबे सेशंस लूँगी, जिससे जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ आपकी, ठीक है। तो इस सेशंस के लिए अच्छा, पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट में अगर आपको कोई क्या पूछे, ठीक है, और क्रिटिकल में आपको आगे पढ़ाऊँगे, ये कार्ल मार्क्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थ्योरीज़ के अंदर, तो इन तीनों के बीच में अगर आपको कोई अंतर पूछे तो आप ऐसे अंतर लिखिएगा। कोई भी अंतर आपको पॉजिटिविस्ट के अलावा और भी पूछता है तो आप इधर क्राइटेशन लिखेंगे, क्राइटेरिया, इधर पॉजिटिविस्ट लिखेंगे। पॉजिटिविस्ट में यही सारी चीज़ें लिखनी है आपको जो यहाँ पर दी हैं, और इंटरप्रेटिविस्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर दे दिया है। इसके अलावा इंटरप्रेटिविस्ट की जगह एथनो मेथोडोलॉजी पूछे, फिनोमिनोलॉजी पूछे, ठीक है। अगर आपसे नॉन पॉजिटिविस्ट में पूछता है तो भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटिविस्ट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। और क्रिटिकल्स के साथ में पूछता है तो आप यहाँ पे, तो बेसिकली ये 3 ही हैं जो बहुत बड़े हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि इंटरप्रेटिविस्ट या नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के अंदर ही आती हैं एथनो मेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी। और पॉजिटिविज्म एक हो गया आपका, ये एक हो गया जिसके अंदर 3 आते हैं, और एक हो गया आपका क्रिटिकल, ठीक है। इसके अलावा एक फेमिनिस्ट भी होता है, उसके साथ भी आप कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन का ये चार्ट दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मेजर फिगर, स्कूल एसोसिएटेड विद, ठीक है, कौन सी थॉट ऑफ स्कूल, जैसे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एथनो मेथोडोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी ऑफ फिनोमिनोलॉजी, तो ये तीनों आ गए इसके अंदर। इसके अंदर क्लासिकल आ गया, ठीक है, बिहेवियरिस्ट आ गए, एक्सचेंज थ्योरी आ गई, फंक्शनिस्ट आ गए, फंक्शनिज्म हम पढ़ेंगे अभी। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आ गई, क्रिटिकल आ गई, मार्क्सिस्ट थ्योरी आ गई, फेमिनिस्ट इसी के अंदर है, क्रिटिकल के अंदर है ना, सॉरी, और सेगमेंटेशन आ गया। तो सारी थ्योरीज ये 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। व्यू ऑफ साइंस ये कैसे देखते हैं, व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैसे देखते हैं, क्योंकि ये व्यू ऑफ साइंस ज़्यादा देखेंगे, ये कम देखेंगे, और ये ह्यूमन बिहेवियर के व्यू को ये नहीं देखेंगे, ये ज़्यादा देखेंगे। गोल ऑफ रिसर्च क्या है इनका, रोल्स ऑफ वैल्यू इन रिसर्च क्या है, ठीक है, वैल्यूज़ का क्या रोल है। ये कहेंगे कि वैल्यू फ्री होना चाहिए, ये कहेंगे कि वैल्यू फ्री होना चाहिए, लेकिन ये कहेंगे कि यहाँ मॉरली एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, वैल्यूज़ होनी चाहिए। रिसर्च शुड बी वैल्यू फ्री, ये भी कहेंगे, ठीक है, रिलेटिविस्टिक होनी चाहिए, ये भी कहेंगे। रिसर्च इन्होंने यही कहा था ना कि कम से कम वैल्यूज़ होनी चाहिए, कम से कम वैल्यूज़ यानी कि जितना ज़्यादा वैल्यू फ्री होगा उतना अच्छा है। रिसर्च डिज़ाइन इनकी क्या एसोसिएट करती है, जैसे कि इसमें रिसर्च डिज़ाइन मतलब जो हम यूनिट 3 पढ़ने वाले, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे इसमें सर्वे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, सेकेंडरी डेटा है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है, इसमें इन डेप्थ इंटरव्यू हैं, फील्ड स्टडी है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। तो इस तरीके से आप जो है, तो जब तक आप तीसरी यूनिट नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस पूरे चार्ट को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तीसरी यूनिट पढ़ने के बाद आप ये लास्ट वाली लाइन को समझ सकते हैं। वैल्यू फ्री वो सब हमने सेकंड यूनिट में पढ़ लिया।
रिसर्च का स्कोप, रिसर्च का गोल क्या है वो हमने पढ़ लिया। पॉजिटिविज्म नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि ह्यूमन बिहेवियर का क्या करना है, एज्यूम करना है या एज्यूम नहीं करना है। व्यू ऑफ साइंस हमने देख लिया सोशियोलॉजी एज ए साइंस में कि पॉजिटिविस्ट वाले क्या मानते हैं और नॉन पॉजिटिविस्ट क्या मानते हैं। स्कूल ऑफ थॉट ये आप देख ही लोगे, मेन फिगर कौन है, कॉम्टे, डर्कहाइम, स्किनर, वेबर, मीड, गॉफमैन, शोर्ट्स, टर्नर, गारफिंकल, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका बहुत ही अमेजिंग है, इसमें आप और भी चीज़ें बढ़ा सकते हो और इसमें आप वर्ड्स काउंट करके देखना, इसमें करीब करीब 70 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आपका 150 वर्ड्स का आता है कंपैरिजन का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको 40-50 वर्ड्स तो आपको यही दे ही देगा, क्योंकि हर एक में तो नहीं पूछेगा ना। हो सकता है पॉजिटिविस्ट इंटरप्रेटिविस्ट का पूछ ले, इंटरप्रेटिविस्ट क्रिटिकल का पूछ ले, क्रिटिकल पॉजिटिविस्ट का पूछ ले, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो, तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिएगा। और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है।